वेलकम स्टूडेंट्स, मेरे चैनल टेकीपॉन एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लाए हैं एनसीईआरटी कक्षा 9 का अध्याय 2 अर्थशास्त्र का संसाधन के रूप में लोग। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि मानव क्या होता है, मानव पूंजी क्या होती है और मानव पूंजी निर्माण की प्रक्रिया क्या होती है और मानव पूंजी निर्माण के घटक कौन कौन से होते हैं, कैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रशिक्षण के द्वारा मानव को मानव पूंजी में बदला जाता है। इसी चैप्टर में हम ये भी देखने वाले हैं कि अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। इनकी चर्चा करेंगे हम लोग और ये देखेंगे कि जो भारत की इतनी बड़ी आबादी है, जो हमारे ऊपर बोझ है जनसंख्या, उसे हम कैसे प्रोडक्टिव कार्यों में लगाया जा सकता है और कैसे हम इस भारी जनसंख्या का लाभ उठा सकते हैं। तो आइए इस चैप्टर में ये सब कुछ देखते हैं, लेकिन एक चीज ना भूलें, मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं। आज का चैप्टर है संसाधन के रूप में लोग। संसाधन के रूप में लोग अध्याय जनसंख्या की अर्थव्यवस्था पर दायित्व से अधिक परिसंपत्ति के रूप में व्याख्या करने का प्रयास है। आज तक हम लोग यही मानते आए हैं कि जनसंख्या, भारत की जो 135 करोड़ के आसपास जनसंख्या है, वो भारत के ऊपर बोझ है। दायित्व का मतलब बोझ है। लेकिन इस चैप्टर में ये बताया जाएगा कि उस बोझ को कैसे कम किया जाए और उसे किस प्रकार से उस जनसंख्या को उत्पादन कार्यों में लगाया जाए और कैसे उसे बोझ से, दायित्व से परिसंपत्ति के रूप में बदला जाए। परिसंपत्ति मतलब कि उत्पादन में काम आने के लिए जो हम संसाधन रखते हैं, जनरली उन्हीं को परिसंपत्ति कह देते हैं, जैसे मशीन है, ये है, ठीक है। जब शिक्षा, प्रशिक्षण, चिकित्सा सेवाओं में निवेश किया जाता है तो वही जनसंख्या मानव पूंजी में बदल जाती है। अब यहां एक शब्द आ गया है, मानव पूंजी। मानव पूंजी क्या होता है? कौशल और उनमें निहित उत्पादन के ज्ञान का स्टॉक होता है मानव पूंजी। अब यहां मैं 2-3 टर्म और बता रहा हूं आपको। मानव कौन है? अभी आप जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो सब क्या हो? आप मानव, ठीक है। आप जो अभी बच्चे पढ़ रहे हैं वो सब आप क्या हो? मानव। फिर आती है एक मानव पूंजी, और उस दोनों मानव और मानव पूंजी के बीच की जो प्रक्रिया होती है उसे हम मानव पूंजी निर्माण कहते हैं। ये क्या होता है मानव पूंजी निर्माण? मानव को मानव पूंजी में बदलने की प्रक्रिया को ही मानव पूंजी निर्माण कहते हैं। और इस प्रक्रिया में क्या शामिल होता है? मानव पूंजी निर्माण के माध्यम से शिक्षा, प्रशिक्षण और चिकित्सा सेवाओं के द्वारा इतना निवेश किया जाता है, पैसा खर्च किया जाता है लोगों को पढ़ाने में, लिखाने में, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखने में, उनको ट्रेनिंग देने में इतना पैसा खर्च किया जाता है, उसी को निवेश कहते हैं। तो मानव पूंजी और मानव पूंजी निर्माण तीनों अलग शब्द हैं। मानव एक साधारण व्यक्ति होता है जिसने शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रशिक्षण ग्रहण नहीं किया है। मानव पूंजी के पास ये तीनों तत्व होते हैं और मानव से मानव पूंजी बनाने की जो प्रक्रिया है उसी को हम क्या कहते हैं? मानव पूंजी निर्माण प्रक्रिया। उस प्रक्रिया के तहत व्यक्ति को शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रशिक्षण की सुविधा दी जाती है, ठीक है। तो और मानव पूंजी की परिभाषा क्या हुई? व्यक्ति, ध्यान देना, व्यक्ति में जो कौशल और उसमें निहित जो उत्पादन के ज्ञान का स्टॉक होता है उसे हम मानव पूंजी कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। संसाधन के रूप में लोग वर्तमान उत्पादन कौशल, क्षमताओं के संदर्भ में किसी देश के कार्यरत लोगों का वर्णन करने का एक तरीका है। अर्थात अगर हम संसाधन के रूप में लोग मतलब कि लोगों को हम कैसे उत्पादक संसाधन के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, उसी के माध्यम से हम अपनी व्याख्या कर सकते हैं। उत्पादक पहलू की दृष्टि से जनसंख्या पर विचार करना सकल राष्ट्रीय उत्पाद के सृजन में उनके योगदान की क्षमता पर बल देता है। अर्थात जो जनसंख्या है वो सकल राष्ट्रीय उत्पादन में कितना योगदान दे सकती है, इसी से निर्भर करता है कि वो जनसंख्या कितनी बोझ वाली है और कितनी वो परिसंपत्ति है। अब यहाँ एक वर्ड आया है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। ये क्या होता है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। एक देश में एक वर्ष में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को, योगफल को हम सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी कहते हैं, ठीक है। एक देश में एक वर्ष में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य के योगफल को हम जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। फिर आगे दूसरे संसाधनों की बात ही, जनसंख्या भी एक संसाधन है। दूसरे संसाधन मतलब भूमि, पूंजी, ये भी उत्पादन के साधन है। वैसे ही जनसंख्या भी क्या है? उत्पादन का एक साधन है। यह विशाल जनसंख्या का एक सकारात्मक पहलू है।
ये सकारात्मक पहलू है। नेगेटिव पहलू तो हम सभी जानते हैं कि जनसंख्या ज्यादा होने से देश को कितना नुकसान होता है। यहाँ कुछ सकारात्मक बात बताने की कोशिश की गई है कि अगर ज्यादा जनसंख्या है इसका मतलब हमारे पास लेबर श्रम ज्यादा है, उसका प्रयोग करके हम उत्पादन कार्य आसानी से सस्ते में कर सकते हैं, जिसे प्राय अनदेखा कर दिया जाता है जब हम इसके नकारात्मक पहलू को देखते हैं, जैसे भोजन, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं की जनता तक पहुंच आदि समस्याओं पर विचार करते समय हम क्या सोचते हैं कि जनसंख्या केवल और केवल देश पर बोझ होती है, क्योंकि उसके लिए भोजन, शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवहन के साधन, अन्य चीजें पहुंचाने में बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि 135 करोड़ के आसपास की जो जनसंख्या है उस तक ये समस्त संसाधन पहुंचाना एक बहुत बड़ी चुनौती होता है। लेकिन इन चुनौती के बावजूद हम आज इस चैप्टर में जनसंख्या का सकारात्मक पहलू देख रहे हैं। जब इस विद्यमान मानव संसाधन को और अधिक शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रशिक्षण द्वारा विकसित किया जाता है तो इसे हम क्या कहते हैं? मानव पूंजी निर्माण। जैसे मैंने बताया था, मानव पूंजी निर्माण मानव को मानव पूंजी में बदलने की एक प्रक्रिया है, जिसमें मानव को शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशिक्षण के द्वारा उसको और विकास किया जाता है, उसे और विकसित किया जाता है। और फिर ये जो मानव पूंजी में बदल जाता है तो ये मानव पूंजी फिर भौतिक पूंजी की तरह ही काम करता है। भौतिक पूंजी क्या थी? हमने पालमपुर वाले गांव में पढ़ी थी। उत्पादन में काम आने वाली आगतों को हम क्या कहते हैं? भौतिक पूंजी। उत्पादन में काम आने वाली कार्यशील पूंजी और स्थायी पूंजी को ये हमने क्या माना था? भौतिक पूंजी, जिसे हम केवल पूंजी भी कहते हैं और जो उत्पादन में काम आती है। मानव पूंजी में निवेश शिक्षा, प्रशिक्षण और स्वास्थ्य सेवाओं के द्वारा किया जाता है। अर्थात मानव पूंजी में अगर खर्च करना है तो कैसे खर्च करेंगे? शिक्षा पर खर्च करके, प्रशिक्षण पे, स्वास्थ्य पे, इनके द्वारा। अधिक शिक्षित या बेहतर प्रशिक्षित लोगों की उच्च उत्पादकता के कारण होने वाली अधिक आय और साथ ही अधिक स्वस्थ लोगों की उच्च उत्पादकता के रूप में इसे देखा जा सकता है। ये लाइन क्या कह रही है? उत्पादकता मतलब कि एक व्यक्ति कितना उत्पादन करता है, औसत रूप में उसे उत्पादकता कहते हैं। अगर एक व्यक्ति पढ़ा लिखा होगा, शिक्षित होगा, उसको प्रशिक्षण प्राप्त होगा, उसका स्वास्थ्य अच्छा होगा, तो वो निश्चित रूप से अन्य व्यक्तियों की तुलना में ज्यादा प्रोडक्शन करेगा, ज्यादा अच्छा उत्पादन करेगा, ज्यादा अच्छा कार्य करेगा। इसी को क्या कहा गया है? उत्पादकता। अब देखो यहां क्या हो रहा है। यहां भारत की हरित क्रांति क्या थी बच्चों? हरित क्रांति 1960 के दशक में प्रारंभ हुई थी और 1966-67 में ये चालू हुई थी। इसका जो वर्ष था 1966-67 था और इसके कारण क्या फायदा मिला था? गेहूं और चावल की फसल को सबसे ज्यादा फायदा मिला था। इसके कारण हरित क्रांति से सबसे ज्यादा फायदा गेहूं और चावल की फसल को हुआ था। इसके अंतर्गत जो उर्वरक है, रासायनिक उर्वरक है, आधुनिक कृषि विधियां हैं, ट्रैक्टर, थ्रेशर आदि HYV बीजों का प्रयोग किया गया था। ठीक है। वहीं लगे हाथ मैं ये भी बता देता हूं, ये योजना आयोग क्या है? योजना आयोग पंचवर्षीय योजनाओं के लिए बनाया जाता था। वर्तमान में इस योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है। मानव संसाधन क्या है? क्या यह भूमि अथवा श्रम के समान है? निश्चित रूप से यह भूमि और श्रम के समान ही मानव संसाधन भी होता है, बल्कि इससे ज्यादा होता है। मानव पूंजी क्या है? क्या यह रुपया, पैसा और डॉलर के समान है या उससे अधिक है? ये उससे अधिक है। मानव पूंजी इन सबसे ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि मानव पूंजी ही वो उत्पादन का साधन है जो पूंजी को और भूमि को साथ लाकर उत्पादन का कार्य करता है। ये देखो क्या लिखा हुआ है यहां, यही मानव पूंजी है। क्यों है ये मानव पूंजी? क्योंकि ये व्यक्ति शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रशिक्षण लेकर क्या बन चुका है? डॉक्टर। तो ये मानव पूंजी बन गया। ऐसे ये टीचर क्या है? ये भी मानव पूंजी है। ये कर्मचारी जो काम कर रहा है ये भी मानव पूंजी है। ये टेलर क्या है? ये भी मानव पूंजी है। क्यों? क्योंकि इन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रशिक्षण प्राप्त करके ये काम करना सीख गए हैं, अर्थव्यवस्था में अपना योगदान दे रहे हैं, इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं? मानव पूंजी। उच्च आय से न केवल अधिक शिक्षित और अधिक स्वस्थ लोगों को लाभ होता है, बल्कि समाज को भी अप्रत्यक्ष तरीकों से लाभ होता है, क्योंकि अधिक शिक्षित और अधिक स्वस्थ जनसंख्या का लाभ उन लोगों तक भी पहुंचता है जो स्वयं प्रत्यक्ष रूप से उतने शिक्षित नहीं है या उतनी अच्छी उनकी स्वास्थ्य सेवाएं नहीं है। जाहिर बात है, अगर घर में कोई एक पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा
तो उससे अन्य व्यक्ति भी सीखेंगे। तो यही यहाँ पे कारण है। वास्तव में मानव पूंजी की तरह मानव पूंजी भी एक तरह से अन्य संसाधनों, भूमि, पूंजी इनके समान है, बल्कि इनसे भी ज्यादा श्रेष्ठ है। क्योंकि मैंने बताया ना क्यों है, क्योंकि मानव संसाधन ही भूमि और पूंजी का उपयोग करता है। भूमि और पूंजी अपने आप में उत्पादन का कार्य नहीं कर सकते हैं। अनेक दशकों से भारत में विशाल जनसंख्या को एक परिसंपत्ति की अपेक्षा एक दायित्व माना गया है, अर्थात बोझ माना जाता है जनसंख्या को। लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि एक विशाल जनसंख्या देश के लिए बोझ हो, दायित्व ही हो। मानव पूंजी में निवेश द्वारा इसे एक उत्पादक परिसंपत्ति में भी बदला जा सकता है। अर्थात हम मानव को अगर मानव पूंजी में बदल दें निवेश के द्वारा, मानव पूंजी निर्माण की प्रक्रिया द्वारा, तो हम उस जनसंख्या को दायित्व के स्थान पर किस में बदल सकते हैं? परिसंपत्ति में। और परिसंपत्ति उत्पादन में फिर काम आती है। उदाहरण के लिए सबके लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, आधुनिक प्रौद्योगिकी के में प्रयोग में औद्योगिक और कृषि श्रमिकों को प्रशिक्षण दिया जाए, उपयोगी वैज्ञानिक अनुसंधान पर बल दिया जाए और इन पर खर्चा किया जाए, तो देश में मानव से मानव पूंजी में बदला जा सकता है। अब हम देखते हैं शकल की कहानी। शकल की कहानी क्या है इस चैप्टर में? दो मित्र कौन कौन थे? विलास और शकल दोनों एक ही गांव में रहते थे। कौन सा गांव था? सेमापुर नाम से गांव था। शकल की आयु कितनी थी? 12 वर्ष का था शकल, और उसकी माँ शीला घर का कामकाज देखती थी, हाउसवाइफ थी उसकी माँ। और उसके पिता जो बूटा थे, नाम क्या था पिता का? बूटा चौधरी उनका नाम था, और वो खेत में काम करते थे, किसान थे, जैसे कि अक्सर गांवों में देखने को मिलता है। शकल घर के कामकाज में अपनी माँ की मदद करता था। शकल को अच्छा लगता था मम्मी की मदद करना घर के कामकाज में। वह अपने छोटे भाई जीतू और बहन सीतू की देखभाल भी करता था। उसके 2 छोटे भाई बहन थे, जीतू और सीतू। उसके चाचा श्याम ने मैट्रिक परीक्षा पास कर ली थी, मैट्रिक यानी कि 10th की परीक्षा पास कर ली थी, लेकिन वह घर में बेकार बैठा था क्योंकि उसे कोई नौकरी नहीं मिली। वो 10वीं पास जरूर था, लेकिन उसे कोई नौकरी नहीं मिल रही थी उसके चाचा को। बूटा और शीला चाहते थे कि उनका बेटा शकल पढ़े लिखे और आगे बढ़े। वे उस पर गांव के स्कूल में नाम लिखाने के लिए जोर देते थे। वो अपने बच्चे को क्या कहते? चलो बेटा स्कूल में चलो, आप पढ़ो। आप जैसे हम आपको कहते हैं वैसे ही उसके माता पिता भी कहते थे, जिसमें उसने शीघ्र प्रवेश भी ले लिया। माता पिता ने उसका स्कूल में एडमिशन भी करा दिया और उसने पढ़ना शुरू किया। उच्चतर माध्यमिक की परीक्षा पास कर ली। उच्चतर माध्यमिक मतलब उसने 12th की कक्षा पास कर ली। उसके पिता ने उससे अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए राजी कर लिया। पिता ने कहा बेटा आगे और पढ़ो, आप केवल 12वीं नहीं, आगे और पढ़ो ताकि आप आगे बढ़ सको। उन्होंने शकल के लिए कंप्यूटर के व्यावसायिक कोर्स में अध्ययन के लिए कर्ज लिया। पिता के पास पैसा कम था तो उन्होंने क्या किया? ऋण लिया, कर्ज लिया, लोन लिया, और क्या किया? जो बच्चा था शकल उसको कंप्यूटर का प्रोफेशनल कोर्स करवा दिया। कंप्यूटर हार्डवेयर हो सकता है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हो सकता है, ऐसे कई कोर्स होते हैं कंप्यूटर के, जिसमें करवा दिया। शकल प्रतिभाशाली था, मेहनती था, और आरंभ से ही उसकी पढ़ाई में भी रुचि थी, तो उसका फायदा भी उसे मिला। उसने बड़े लगन और उत्साह से अपना पूरा कोर्स कंप्यूटर का कंप्लीट कर लिया। कुछ समय के पश्चात उसकी प्राइवेट फर्म में नौकरी लग गई, क्योंकि उसने प्रोफेशनल डिग्री ली थी, अच्छा कोर्स किया था, मेहनती था, प्रतिभाशाली था, तो उसके प्राइवेट फर्म में, फर्म का मतलब कंपनी, फैक्ट्री, ठीक है, उसमें नौकरी लग गई। उसने एक नए प्रकार के सॉफ्टवेयर का डिजाइन भी किया। उसने सॉफ्टवेयर का कोर्स किया था तो उसको सॉफ्टवेयर बनाना आ गया, तो उसने सॉफ्टवेयर का डिजाइन किया। जैसे गूगल अपना सॉफ्टवेयर चलाता है, कई हम कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर यूज करते हैं ना, ऐसे जैसे पीडीएफ का सॉफ्टवेयर होता है, हमारा वर्ड की फाइल खोलने के लिए सॉफ्टवेयर होता है, ठीक। इस सॉफ्टवेयर से फर्म को अपनी बिक्री बढ़ाने में मदद मिली। जो उसने सॉफ्टवेयर बढ़ाया था उस कंपनी को उससे फायदा मिला, और उसने उस सॉफ्टवेयर के द्वारा अपनी बिक्री बढ़ाने में उसका यूज किया। उसके कार्य से प्रभावित होकर शकल के बॉस ने उसको क्या कर दिया? प्रमोशन कर दिया, उसको पदोन्नति दे दी, और शकल खुश हो गया। अब देखते हैं आगे। ये देखिए विलास और शकल, ये एक तरफ विलास है और दूसरी तरफ ये शकल है। ये विलास है, ये आदमी जो है ये विलास है, चश्मा पहने हुए, ये देखिए आप। और ये जो है ये कौन है? ये शकल है और ये विलास है, ठीक। ये जो मछलियां रखी हुई है ये विलास है। अब हम आगे चलते हैं, विलास की कहानी देख लेते हैं, पहले समझ लेते हैं क्या कह रहा है विलास की कहानी में। विलास 11 वर्ष का एक लड़का था और वह शकल के ही गांव में रहता था। दोनों मित्र थे। विलास के पिता महेश एक मछुआरे थे। मछुआरे मतलब मछली को बेचकर
घर का गुजारा बसारा चलाते थे। विलास जब केवल 2 साल का था तो उसके पिता की मृत्यु हो गई, डेथ हो गई उसके पिता की। उसकी माँ गीता ने फिर मछलियां बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण किया। वह जमींदार के तालाब से मछलियां खरीदती और निकट की मंडी में बेचती थी। अब ये क्या होता है जमींदार का तालाब? जो मछली पालन करने वाले लोग होते हैं वो क्या करते हैं, जो जमींदार लोग होते हैं वो अपने अपने कृत्रिम तालाब बना के रखते हैं और उन तालाब में वो क्या करते हैं, मछलियों को पालन करते हैं। जैसे हम फसल उगाते हैं वो वैसे ही क्या करते हैं, वहां मछलियों का पालन करते हैं। तो ये जो इसकी माता जी थी वो क्या करती थी, जमींदार के तालाब से मछलियां लेती, वहां से खरीदती जमींदार के यहां से, और निकट की जो मंडी थी उसमें बेच देती। वह मछलियां बेचकर एक दिन में लगभग 150 रुपए कमा लेती थी। विलास गठिया का रोगी बन गया किसी कारणवश, और गठिया का रोगी बन गया, उसको स्वास्थ्य अच्छा नहीं मिला। उसकी मां के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वह किसी डॉक्टर को दिखा पाती। वह स्कूल भी नहीं जा सका क्योंकि उसकी पढ़ाई में रुचि भी नहीं थी और माता पिता के पास उतने पैसे भी नहीं थे। हालांकि सरकारी स्कूल होती है जिसमें कम पैसे में जाया जा सकता है, लेकिन चूंकि विलास की रुचि ही नहीं थी पढ़ाई में, माता ने भी उस पर दबाव नहीं डाला कि पढ़ लो, उसको समझाया नहीं, तो उसने पढ़ाई भी नहीं की। वह खाना पकाने में अपनी माता की मदद करता और अपने छोटे भाई मोहन की देखभाल करता। कुछ समय पश्चात उसकी माता भी बीमार पड़ गई और उनकी परिवार को देखने वाला कोई नहीं मिला। परिवार में अब सहायता करने वाला कोई नहीं बचा। विलास भी उसी गांव में फिर क्या करने लग गया, विलास ने देखा कि मेरी माता बीमार हो गई है, अब कौन घर चलाए, तो विलास क्या करने लगा, उसी गांव में मछलियां बेचने लगा। जो उस काम उसकी माता किया करती थी, जमींदार के यहाँ से मछली पकड़कर बेचने का कार्य, वही काम अब विलास भी करने लगा और अपनी माता की तरह वह भी 150 रुपए के आसपास कमा पाता। अब इन दोनों स्टोरी से हमने क्या समझा, हमने समझा इन दोनों स्टोरी में कि एक तरफ सकल है जो शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रशिक्षण लेके एक विकसित और एक विकास कर पाया है एक व्यक्ति। दूसरी तरफ शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रशिक्षण के अभाव में विलास जो था वो उसी गांव में रह गया और 150 रुपए जैसी छोटी रकम में वो अपना गुजारा बसारा करता। और ये मछलियां जो रखी हुई है वो मछलियां अपने गट्ठर अपने सिर पे रखता और उसे लेके जाता बेचने के लिए। और इसके कपड़े भी आप देख सकते हैं कैसे फटे पुराने हैं। क्यों? क्योंकि इसके पास संसाधन नहीं है। जबकि जो सकल था वो अमीर हो गया, उसके पास खूब सारा पैसा आ गया क्योंकि उसने पढ़ाई की थी, वो यहाँ नौकरी करता था, वो शहर से आया था, ये गांव में ही रह गया और आगे नहीं बढ़ पाया। तो आप देख सकते हैं ना, इन दोनों व्यक्तियों के अध्ययन में हमने देखा कि सकल स्कूल जाता था जबकि विलास स्कूल नहीं गया। सकल शारीरिक रूप से हुष्ट-पुष्ट था और स्वस्थ था, उसे बार बार डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती। जाहिर बात है, जो बच्चा बार बार डॉक्टर के पास जाएगा वो पढ़ाई कैसे करेगा, ठीक है ना, क्योंकि स्वस्थ मन कब होता है, जब स्वस्थ शरीर हो। विलास गठिया का रोगी था, उसके यहाँ डॉक्टर के पास जाने के साधन भी नहीं थे। सकल ने कंप्यूटर में डिग्री प्राप्त की थी और सकल को एक प्राइवेट फर्म में नौकरी भी मिल गई और उसको सफलता भी मिल गई थी। जबकि विलास वही काम करता रहा जो उसकी माँ करती थी और अपनी माँ की तरह वो परिवार को पालने पोसने के लिए केवल 150 रुपए की इनकम प्राप्त कर पाता। सकल के मामले में कई वर्षों की शिक्षा ने उसके श्रम की गुणवत्ता बढ़ा दी। सकल ने जो कई वर्षों तक शिक्षा प्राप्त की थी उसके कारण उसके क्या हुआ है, वो गुणवान हो गया, उसमें क्वालिटी आ गई, तो वो उत्पादन अच्छा करता। इससे उसकी कुल उत्पादकता में वृद्धि हुई। कुल उत्पादकता देश की समृद्धि में योगदान देती है। ये क्या होती है कुल उत्पादकता? कुल उत्पादकता का अर्थ है कि देश में जो लोग है या जनसंख्या है वो कितना अपना उत्पादन में योगदान दे पाती है, उसे हम कुल उत्पादकता कहते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके बदले में व्यक्ति को वेतन के रूप में या फिर उसके पसंद के रूप में किसी दूसरे रूप में प्रतिफल मिलता है। कोई व्यक्ति काम करता है तो उसको क्या मिलता है, पैसा मिलता है जनरली, तो है ना। विलास को उसके जीवन को के आरंभिक भाग में कोई शिक्षा या स्वास्थ्य सेवा नहीं मिल सकी। वह अपनी माँ की भांति ही मछलियां बेचता था और जीवन यापन करता था और इसलिए वह अपनी माँ की तरह क्या बन गया, अकुशल श्रमिक। अब यहाँ एक शब्द आ गया है अकुशल श्रमिक। एक होता है कुशल श्रमिक, एक होता है अकुशल श्रमिक। जो सकल था वो कुशल श्रमिक था। कुशल श्रमिक वो होता है जो शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रशिक्षण के द्वारा मानव पूंजी में बदल चुका होता है, उसे हम कुशल श्रमिक कहते हैं, जैसे कि सकल। और अकुशल श्रमिक वो होता है जिसने शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशिक्षण ग्रहण नहीं किया है और इस कारण से वो अपना उत्पादन में योगदान
उतनी अच्छी तरह नहीं दे पाता है जितनी अच्छी तरह मानव पूंजी वाला व्यक्ति दे पाता है। ठीक है। मानव संसाधन में शिक्षा और चिकित्सा सेवाओं के द्वारा निवेश से भविष्य में उच्च प्रतिफल प्राप्त हो सकते हैं। लोगों में यह निवेश भूमि और पूंजी में निवेश की तरह ही होता है। जैसे हम भूमि खरीदते हैं और पूंजी खरीदते हैं ना, सोना खरीदते हैं, चांदी खरीदते हैं, जमीनें खरीदते हैं, है ना। जैसे हम इन चीजों को खरीदते हैं और फिर बाद में इनकी वैल्यू बढ़ जाती है धीरे धीरे, है ना। वैसे ही अगर हम हमारे बच्चे को भी पढ़ाते हैं तो वो बच्चा आगे चलकर क्या बनेगा, कुछ बढ़िया बिजनेसमैन बन जाएगा, ऑफिसर बन जाएगा। तो आपने अगर 1 लाख रुपए लगाया बच्चे में पढ़ाई के लिए, तो वो बाद में 1 करोड़ रुपए कमा के देगा आपको। तो इसलिए ये निवेश ही माना जाता है। एक बच्चा भी जिसकी शिक्षा स्वास्थ्य पर निवेश किया गया है भविष्य में उच्च आय और समाज को वृहत योगदान के रूप में अपना प्रतिफल दे सकता है। यानी कि जिस बच्चे की शिक्षा पर आपने, स्वास्थ्य पर आपने, ट्रेनिंग पर आपने जो खर्चा किया है, अगर वो आप खर्चा करते हैं तो भविष्य में क्या होगा, वो बच्चा ज्यादा आय का प्राप्त करेगा, और आय ज्यादा प्राप्त करेगा, जीवन स्तर अच्छा होगा, समाज को भी वो अपना योगदान दे पाएगा, भारत सरकार को टैक्स दे पाएगा। ठीक। यह देखा जाता है कि शिक्षित माँ बाप अपने बच्चों की शिक्षा पर ज्यादा निवेश करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको शिक्षा का महत्व समझ में आ गया होता है। उनको पता होता है कि जितना ज्यादा मैं शिक्षा पर खर्च करूंगा मेरा बेटा उतना ही लायक बनेगा और उतना ही ज्यादा वो अपना जीवन संभाल पाएगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन्होंने स्वयं भी शिक्षा के महत्व को अनुभव कर लिया है। वे उचित पोषण और स्वच्छता के प्रति भी सचेत होते हैं। जाहिर बात है, जो शिक्षित माँ बाप होते हैं वो हाइजीन का ध्यान रखते हैं, अच्छा खाना कैसे खाया जाए, संतुलित भोजन कैसे लिया जाए, बच्चे का स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं, टीके समय पर लगवाते हैं, जिससे क्या है बच्चे को कोई बीमारी नहीं लगे। तो ये शिक्षा के कारण ही ये उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। इसी प्रकार वे अपने बच्चों की स्कूली शिक्षा, अच्छे स्वास्थ्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखते हैं। इस तरह इस मामले में एक अच्छा चक्र बन जाता है। इसके विपरीत स्वयं भी अशिक्षित और अस्वच्छता तथा सुविधा वंचित स्थिति में रहने वाले माँ बाप एक दुष्चक्र सृजित कर लेते हैं और अपने बच्चों को अपनी ही तरह सुविधाओं से वंचित रखते हैं। एक तरफ तो शकल के माँ बाप हैं या पढ़े लिखा परिवार क्या है, वो हमेशा अपने बच्चों को पढ़ाता रहता है, फिर उनकी अगली पीढ़ी पढ़ती रहती है, फिर अगली पीढ़ी पढ़ती रहती है। तो ये चक्र तो हो गया पढ़ने वालों का। और अशिक्षित लोगों का और अस्वस्थ लोगों का चक्र क्या होता है, वो विलास की तरह होता है कि माँ बाप भी बीमार होते हैं, अनपढ़ गंवार होते हैं, और फिर बेटा भी क्या हो जाता है, वो भी अनपढ़ गंवार हो जाता है और पढ़ता लिखता नहीं है, उसका स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं रहता। तो ये एक दुष्चक्र हो गया। तो इसके कारण क्या होता है, जो इनकी पीढ़ी है वो क्या रहेगी, हमेशा गरीब रहेगी। क्यों? क्योंकि इन्होंने पढ़ाई लिखाई नहीं की, स्वास्थ्य प्राप्त नहीं किया और ट्रेनिंग नहीं ली। जापान जैसे देशों ने मानव संसाधन पर ज्यादा निवेश किया है। जापान ने सबसे ज्यादा शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रशिक्षण पर व्यय किया है, इसीलिए आज हम जापान को बहुत आगे पाते हैं। उनके पास कोई प्राकृतिक संसाधन भी नहीं है। ये नहीं है उनके पास कोई तेल का भंडार है या कुछ ऐसा है, वो अपनी मेहनत से आगे बढ़ रहे हैं। यह विकसित धनी देश है। ये क्या होता है विकसित देश? विकसित देश वो देश होता है जिस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है और जहां का जीवन स्तर लोगों का अच्छा होता है, उसे हम विकसित देश कहते हैं। वे अपने देश के लिए आवश्यक प्राकृतिक संसाधनों का आयात करते हैं। आयात क्या होता है? जब एक देश दूसरे देश से वस्तुओं को या सेवाओं को खरीदता है तो उसे आयात कहते हैं। वे कैसे धनी और विकसित बने, ये हमारे मन में भी प्रश्न आता है। जापान, अमेरिका ये कैसे आगे बढ़ गए? उन्होंने लोगों में विशेष रूप से शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में ज्यादा निवेश किया। जापान कैसे आगे बढ़ गया? क्योंकि उन्होंने अपने लोग जो है, वहां की जनता जो है, उनको शिक्षा और स्वास्थ्य और प्रशिक्षण, लोगों को जागरूक किया पढ़ने लिखने के लिए, स्वास्थ्य के लिए, तो उससे वहां के लोग समझदार हो गए। उन लोगों ने भूमि और पूंजी जैसे अन्य संसाधनों का कुशल उपयोग किया। जो उनके पास भूमि और पूंजी थी, संसाधन सीमित होते हैं, और उनका प्रयोग उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से किया क्योंकि उनको वो ज्ञान प्राप्त हो गया था। इन लोगों ने जो कुशलता और प्रौद्योगिकी विकसित की, उसी से ये देश धनी और विकसित बन पाए। अब आगे आते हैं पुरुषों और महिलाओं के आर्थिक क्रियाकलाप। इसमें देखिए, यहां से हम स्टार्ट करते हैं। विभिन्न क्रियाकलापों को 3 प्रमुख क्षेत्रों, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र में बांटा गया है। मैं आपको बता देना चाहता हूं ये क्या होते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। भारत की अर्थव्यवस्था को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? 3। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तीसरा तृतीय क्षेत्र।
प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या आता है? कृषि क्षेत्र आता है, वानिकी, वानिकी मतलब वन, पशुपालन, पशुओं का पालन, मत्स्य पालन, मछली का पालन, मुर्गी पालन, खनन और उत्खनन, जो माइनिंग होती है, जो कोयल ये खदानों में काम करते हैं लोग, उनको हम खनन उत्खनन में शामिल करते हैं। फिर द्वितीय क्षेत्र में क्या आता है? विनिर्माण। प्राकृतिक क्षेत्र में देखिए, प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है? प्राथमिक क्षेत्र में प्रकृति से प्राप्त वस्तुओं को शामिल किया जाता है और इसमें जो प्रकृति से संबंधित वस्तुएं हैं उनका उत्पादन किया जाता है। जैसे खेती करना, ये सीधा क्या है? कृषि, उससे संबंध है प्रकृति से। वानिकी, वन, पशु, ये सब किससे है? ये हमारी देन थोड़ी ना है, ये तो प्रकृति की देन है। तो ये प्रकृति से जो संबंधित क्षेत्र होता है उसे हम प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं और इसे कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। जबकि द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं क्योंकि इसमें विनिर्माण होता है। विनिर्माण का अर्थ क्या होता है? प्राकृतिक क्षेत्र से कच्चा माल लेकर नया माल तैयार करने की प्रक्रिया को ही विनिर्माण प्रक्रिया कहते हैं। चूंकि द्वितीय क्षेत्र में ये कार्य होता है इसलिए इसे विनिर्माण क्षेत्र या औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं, क्योंकि यह कार्य उद्योगों के माध्यम से ही संपन्न होता है। फिर आता है तृतीय क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहते हैं क्योंकि इसमें विभिन्न प्रकार की सेवाएं आती हैं, जैसे व्यापार, परिवहन, संचार, बैंकिंग, बीमा, शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यटन की सेवाएं, इसलिए इसे हम सेवा क्षेत्र कहते हैं। इस क्षेत्र में क्रियाकलाप के फलस्वरूप वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है। तृतीय क्षेत्र प्रथम क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र की मदद करता है और उनके उत्पादन में सहयोग प्रदान करता है। ये क्रियाकलाप राष्ट्रीय आय में मूल्यवर्धन करते हैं। मूल्यवर्धन मतलब राष्ट्रीय आय में बढ़ोतरी करते हैं, राष्ट्रीय आय में इंक्रीज करते हैं उसको। ये क्रियाएं आर्थिक क्रियाएं कहलाती है। अब आर्थिक क्रियाएं क्या होती है वो भी समझ लीजिए। आर्थिक क्रियाएं वो क्रियाएं होती हैं जो राष्ट्रीय आय में मूल्य वृद्धि करें और देश के उत्पादन में मूल्य वृद्धि करें, या देश के उत्पादन को बढ़ाएं और राष्ट्रीय आय में मूल्य वृद्धि करें। अगर हम सरल शब्दों में कहें तो आर्थिक क्रिया वो क्रियाएं होती हैं जो देश के उत्पादन में वृद्धि करती हैं और जिनसे राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है और राष्ट्रीय आय में मूल्य वृद्धि होती है। ठीक, आर्थिक क्रियाओं को दो भागों में बांटा जाता है। पहली है बाजार क्रिया और दूसरी है गैर बाजार क्रिया। बाजार क्रियाओं में क्या क्या शामिल होता है? बाजार क्रियाओं में वेतन या लाभ के उद्देश्य से की गई क्रियाओं को शामिल किया जाता है, अर्थात ऐसी क्रियाएं जो लाभ के उद्देश्य से या वेतन के उद्देश्य से की गई है, उन समस्त क्रियाओं को हम बाजार क्रिया कहते हैं। और इसके बदले में क्या मिलता है? पारिश्रमिक। इनमें सरकारी सेवा में कार्यरत सभी लोग, वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन आदि इसमें शामिल होते हैं। प्राइवेट सर्विस में भी काम करने वालों को हम आर्थिक क्रिया में ही शामिल करते हैं। ठीक है, ये हो गई बाजार क्रियाएं। अब गैर बाजार क्रियाएं क्या होती हैं? गैर बाजार क्रियाओं से अभिप्राय स्व उपभोग के लिए उत्पादन है। स्व उपभोग के लिए उत्पादन क्या होता है कि जब किसान कोई प्रोडक्शन करे और उसे मार्केट में बेचने के स्थान पर अपने खाने के लिए रख ले, अपने जीवन स्तर के लिए रख ले, तो उसे हम स्व उपभोग के लिए उत्पादन कहते हैं। अब इसमें अंतर समझिए, ये क्या होता है। मान लीजिए किसान ने 100 किलो उत्पादन किया, उसमें से 40 किलो उसने गेहूं अपने पास रख लिया और 60 किलो बाजार में बेच दिया, तो 60 किलो तो क्या हो गया? बाजार क्रिया। और जो 40 किलो उसने अपने खाने के लिए रखा वो क्या हो गया? गैर बाजार क्रिया, क्योंकि उसने वो स्व उपभोग के लिए रख लिया है। आप देख सकते हैं यहाँ, क्या आप इस चित्र के आधार पर क्रियाकलापों को 3 क्षेत्रों में विभाजित कर सकते हैं? हाँ, ये प्राथमिक क्षेत्र है सबसे ऊपर क्योंकि कृषि कार्य हो रहा है। ये द्वितीय क्षेत्र है क्योंकि यहाँ इंडस्ट्री लगी हुई है, उद्योग क्षेत्र है। ये परिवहन हो रहा है और परिवहन किस में आता है? तृतीय क्षेत्र में, सेवा क्षेत्र में। अब हम आगे बढ़ते हैं। प्राथमिक उत्पादों का उपभोग, प्रसंस्करण तथा अचल संपत्तियों का उपभोग स्वलेखा उत्पादन आता है। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसमें ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कारणों से परिवार में महिलाओं और पुरुषों के बीच श्रम का विभाजन होता है। श्रम विभाजन का मतलब क्या होता है? श्रम विभाजन का अर्थ होता है स्त्री और पुरुष में कार्य का बंटवारा, उसे ही श्रम विभाजन कहते हैं। आमतौर पर महिलाएं घर का कामकाज देखती हैं और पुरुष जो होते हैं वो खेतों में जाकर काम करते हैं, कृषि का कार्य देखते हैं। शकल की माँ जो थी
वो खाना पकाती थी, हाउसवाइफ थी, बर्तन साफ करती थी, कपड़े धोती थी, घर की साफ सफाई करती थी, जैसे सब स्त्रियां जनरली करती हैं, और अपने बच्चों की देखभाल करती थी। जो शकल के पिताजी हैं वो बूटा, वो खेतों में काम करते थे, और जो खेत से उत्पादन होता था उसे क्या कहेंगे हम? उपज। खेत में जो उत्पादन होता है उसे क्या कहते हैं? उपज। और उस उपज को वो बाजार में बेचने के लिए जाते थे, और जो बाजार में बेचते थे तो उससे जो आय प्राप्त होती उससे उनका घर चलता था। शीला परिवार के पालन पोषण के लिए जो सेवाएं प्रदान करती थी उसके लिए कोई भुगतान उसे नहीं मिलता था। जैसे उसकी माँ थी जो शीला, वो क्या करती थी? शकल की माँ घर में काम काज करती थी, लेकिन उसको उसका कोई पैसा नहीं मिलता था। बूटा धन कमाता था जिसे वह परिवार के पालन पोषण पर खर्च कर देता। जो भी पिताजी कमा के लाते वो सारा का सारा कहाँ खर्च कर देते? घर में। ठीक है। परिवार के लिए दी गई सेवाओं के बदले महिलाओं को कभी कोई भुगतान नहीं दिया जाता है, और उनकी सेवाओं को राष्ट्रीय आय में भी नहीं जोड़ा जाता है। अर्थात स्व उपभोग के लिए की गई सेवाओं को राष्ट्रीय आय में कभी भी नहीं जोड़ा जाता। अर्थात ऐसी सेवाएं जो घर में हम अपने एक दूसरे की हेल्प के लिए करते हैं उनको हम राष्ट्रीय आय में नहीं जोड़ते, क्योंकि उनका भुगतान नहीं होता। जैसे एक स्त्री द्वारा घर में कामकाज करना, डॉक्टर अपने ही बच्चे की ट्रीटमेंट करे, या एक वकील अपने ही बेटे का केस लड़े, ठीक है, तो या टीचर अपने ही बच्चे को पढ़ाए, तो इसे हम राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करते हैं। विलास की माँ गीता मछली बेचकर आय कमाती थी। इस तरह महिलाओं को उनकी सेवाओं के लिए तब भुगतान किया जाता है जब वे श्रम बाजार में प्रवेश करती हैं। जब तक श्रम बाजार क्या होता है? श्रम बाजार बाजारी होता है, अर्थात धन प्राप्ति के लिए जब बाजार में काम करती हैं महिलाएं तभी उनको भुगतान प्राप्त होता है, आय प्राप्त होती है, अन्यथा प्राप्त नहीं होती। उनके पुरुष सहयोगी की तरह उनकी आय शिक्षा और कौशल के आधार पर निर्धारित होती है। जैसे पुरुषों को उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रशिक्षण के आधार पर आय मिलती है, वैसे स्त्रियों को भी उसी आधार पर आय मिलती है। शिक्षा व्यक्ति के पास उपलब्ध आर्थिक अवसरों के बेहतर उपयोग में सहायता करती है। शिक्षा और कौशल बाजार में किसी व्यक्ति की आय के प्रमुख निर्धारक होते हैं। किसी व्यक्ति को कितनी सैलरी मिलेगी ये किस पर निर्भर करता है? कि उसको कितनी शिक्षा प्राप्त है और उसको कितनी कौशल या ट्रेनिंग प्राप्त है, उसमें क्या स्किल है, उसके आधार पर उसको वेतन मिलता है। अधिकांश महिलाओं के पास बहुत कम शिक्षा होती है और निम्न स्तर का कौशल स्तर होता है। क्यों? क्योंकि भारत में महिलाओं को पढ़ाया भी नहीं जाता और उन्हें ट्रेनिंग भी नहीं दी जाती, जिस कारण से पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को पारिश्रमिक कम दिया जाता है। क्योंकि पुरुषों की अपेक्षा उनमें कौशल कम होता है, तो इसलिए उनको तनख्वाह कम दी जाती है। अधिकतर महिलाएं वहां काम करती हैं जहां नौकरी की सुरक्षा नहीं होती तथा कानूनी सुरक्षा का भी अभाव होता है। जैसे आपने देखा होगा दूसरी जगह, कई जगह ऐसे जहां सरकार के नियमों और विनियमों का पालन नहीं होता है। अनियमित रोजगार और निम्न आय इस क्षेत्र की विशेषताएं होती हैं। अनियमित रोजगार मतलब ऐसा रोजगार का क्षेत्र जहां कंटिन्यू रोजगार नहीं मिले, कभी नौकरी गई कभी नहीं है, तो उस क्षेत्र को हम अनियमित रोजगार कहते हैं। इस क्षेत्र में प्रसूति अवकाश भी नहीं मिलता, शिशु देखभाल, अन्य सामाजिक सुरक्षा की जो सुविधाएं होती है वो भी नहीं मिलती, क्योंकि सरकार के नियम कायदे कानून इस क्षेत्र में नहीं चलते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? अनियमित क्षेत्र या असंगठित क्षेत्र। उच्च शिक्षा और उच्च कौशल वाली महिलाओं को पुरुषों के बराबर भी वेतन मिलता है। जो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं उनको पुरुषों के बराबर भी वेतन मिलता है। आपने देखा होगा सरकारी क्षेत्र में चाहे लड़की हो या लड़का, दोनों को बराबर वेतन दिया जाता है। संगठित क्षेत्र में शिक्षण और चिकित्सा उन्हें सबसे अधिक आकर्षित करती है। कुछ महिलाओं ने सामान्य नौकरी के अलावा प्रशासनिक और अन्य सेवाओं में भी प्रवेश किया है, जिनमें वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी सेवा के उच्च स्तर की आवश्यकता पड़ती है। अब आगे हम देखते हैं जनसंख्या की गुणवत्ता। जनसंख्या की गुणवत्ता क्या है? जनसंख्या की गुणवत्ता साक्षरता दर, जीवन प्रत्याशा से निरूपित व्यक्तियों के स्वास्थ्य और देश के लोगों द्वारा प्राप्त कौशल निर्माण पर निर्भर करती है। ये क्या होती है जनसंख्या की गुणवत्ता? जनसंख्या की गुणवत्ता से अभिप्राय यह है कि देश की जनसंख्या है वो कितनी कौशल युक्त है, उसे हम जनसंख्या की गुणवत्ता कहते हैं। और कैसे बनती है वो गुणवान? साक्षरता से, जीवन प्रत्याशा। जीवन प्रत्याशा क्या होती है? देश में जन्म लेते ही यह अनुमान लगा लिया जाता है कि देश की जो चिकित्सा सुविधाएं हैं या जो जीवन स्तर है उसके आधार पर व्यक्ति कितने वर्षों तक जिएगा, उसका अनुमान लगा लिया जाता है, उसे ही जीवन प्रत्याशा कहते हैं।
जनसंख्या की गुणवत्ता अंततः देश की समृद्धि को निर्धारित करती है। जितनी अच्छी आपकी जनसंख्या होगी, शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशिक्षण होगा, उतना ही देश में उत्पादन बढ़ता है। अब हम देखते हैं मानव पूंजी निर्माण के घटक कि किस किस प्रक्रिया के द्वारा या किस किस के तत्व के द्वारा मानव को मानव पूंजी में बदला जाता है। पहला है शिक्षा। अपने जीवन के आरंभिक वर्षों की सकल की शिक्षा ने बाद के वर्षों में अच्छी नौकरी और अच्छे वेतन के रूप में उसे क्या दिया? फल दिया। तो हमें भी पढ़ना चाहिए। हमने देखा कि सकल के विकास के लिए शिक्षा एक क्या है? महत्वपूर्ण आगत था। इसने उसके लिए नए क्षितिज खोले और नई आकांक्षाएं दी, अर्थात उसको आगे बढ़ने में मदद दी। ठीक, फिर आगे आते हैं। प्राथमिक शिक्षा में सार्वजनिक पहुंच, धारण और गुणवत्ता प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। इस मामले में लड़कियों पर विशेष जोर दिया जा रहा है। अब आप इस टेबल को देख लेते हैं। पहले इस टेबल में आप देखेंगे भारत में साक्षरता दर है 2017-18 तक के हैं आंकड़े। तो इसमें आप देखेंगे ये नीली जो है लाइनें वो व्यक्ति की हैं, लाल लाइनें पुरुषों की हैं, और जो ग्रीन लाइनें हैं वो किसकी है? ये है महिलाओं की। तो आप देख सकते हैं 1951 से 2011 के अगर आप आंकड़े देखें तो व्यक्ति की साक्षरता भी बढ़ी है, पुरुष की साक्षरता भी बढ़ी है और महिला की साक्षरता भी बढ़ी है। क्यों? क्योंकि ये तीनों ही रेखाएं यहाँ पे 1951 में नीचे है और अब 2011 में तीनों ही रेखा क्या है? सबसे ऊपर है। तो इसका मतलब 1951 की तुलना में कंटिन्यूसली व्यक्ति, पुरुष और महिला तीनों कैटेगरी में साक्षरता भारत की बढ़ती चली गई है। लेकिन जो पुरुषों की साक्षरता है, लाल लाइन देखिए कितनी तेज गति से बढ़ रही है और ऊपर ही ऊपर। तो पुरुषों की साक्षरता बहुत तेज गति से बढ़ी है। हालांकि अगर देखें हम तो महिलाओं की साक्षरता भी बहुत स्पीड के साथ हमारे देश में बढ़ती चली जा रही है, और पुरुष और महिलाओं का औसत जो होता है उसे ही हम व्यक्ति की साक्षरता कहते हैं। ठीक, और शिक्षा के लिए भारत में क्या प्रयास किया गया? शिक्षा के लिए प्रत्येक जिले में नवोदय विद्यालय जैसे प्रगति निर्धारक विद्यालय की स्थापना की गई है। नवोदय विद्यालय क्या होते हैं? नवोदय विद्यालय ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित प्रतिभाशाली जो विद्यार्थी होते हैं उनके लिए खोले जाते हैं। ये गरीब बच्चों के लिए नहीं होते हैं, जो प्रतिभाशाली होते हैं उनके लिए होता है ये विद्यालय। तो जिसमें भी प्रतिभा है उन विद्यार्थियों के निखारने के लिए, उन्हें आगे बढ़ाने के लिए नवोदय विद्यालय काम करता है। ये भारत सरकार की योजना है। इसमें सारा फंड भारत सरकार के द्वारा खर्च किया जाता है। बड़ी संख्या में हाई स्कूल के विद्यार्थियों को ज्ञान और कौशल से संबंधित व्यवसाय उपलब्ध कराने के लिए व्यावसायिक शाखाएं भी विकसित की जा रही हैं। शिक्षा पर योजना परिव्यय, शिक्षा पर जो पहली पंचवर्षीय योजना में खर्च किया गया था वो 151 करोड़ रुपए खर्च किया गया था, और 11वीं पंचवर्षीय योजना में 3,766 करोड़ रुपए खर्च किया गया। इसका मतलब 150 करोड़ की तुलना में लगभग 3750 करोड़ रुपए खर्च हो गया है शिक्षा पर। तो आप देख सकते हैं शिक्षा पर भारत सरकार बजट बढ़ाती जा रही है। सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में शिक्षा पर व्यय 1951-52 में 0.64%, जितना हमारी राष्ट्रीय आय ना उसका 0.64% खर्चा शिक्षा पर किया जाता था। कब? 1951-52 में। जबकि 2015-16 में कितना प्रतिशत खर्च किया जा रहा है? 3%। इसका मतलब है जितनी देश की राष्ट्रीय आय है उसका 3% केवल बच्चों को शिक्षा देने के लिए खर्च किया जा रहा है। इसके बाद केंद्रीय एवं राज्य सरकार के दस्तावेज, आगे बढ़ते हैं। दस्तावेज रिजर्व बैंक के द्वारा बजटीय अनुमान 2017-18 में घटकर 2.7% भी बताया गया है। इससे साक्षरता दर 1951 के 18% से बढ़कर 2011 में कितनी हो गई है? 74। वर्तमान में 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर कितनी है? 74%, जबकि 1951 में कितनी थी? 18%। अब आगे देखें। साक्षरता प्रत्येक नागरिक का न केवल अधिकार है बल्कि यह नागरिकों द्वारा अपने कर्तव्यों का ठीक प्रकार से पालन करने और अपने अधिकारों का ठीक प्रकार से लाभ उठाने के लिए अनिवार्य भी है। इसीलिए भारत में राइट टू एजुकेशन एक्ट लागू किया गया है ताकि प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक बच्चे को शिक्षा प्राप्त हो। तथापि जनसंख्या के विभिन्न भागों के बीच व्यापक अंतर पाया जाता है। महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों में साक्षरता दर करीब 16.6% अधिक है, यानी कि पुरुष हमारे देश में ज्यादा साक्षर है। ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा नगरीय क्षेत्रों यानी कि शहरों में साक्षरता दर 16% ज्यादा है।
तो महिलाओं की तुलना में पुरुषों में भी 16.5% ज्यादा है साक्षरता, और ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में शहरी क्षेत्रों में 16% ज्यादा लोग पढ़े लिखे होते हैं। वर्ष 2011 केरल के कुछ जिलों में साक्षरता दर लगभग 94% तक पहुंच गई थी। भारत में जो साक्षरता के मामले में सबसे नंबर 1 राज्य है वो केरल है, जबकि बिहार में ये 62% थी। तो कितना अंतर हो गया देखो, एक राज्य में 94% साक्षरता जबकि दूसरे राज्य में केवल 62%। तो बिहार अगर देखा जाए तो इस मामले में काफी पीछे है, पिछड़ा हुआ है। वर्ष 2013-14 प्राथमिक स्कूल प्रणाली भारत के 8.58 लाख से भी अधिक गांवों में फैली हुई है। दुर्भाग्यवश स्कूली शिक्षा के इस विस्तार को शिक्षा के निम्न स्तर और पढ़ाई बीच में छोड़ने की उच्च दर ने कमजोर कर दिया। हमारे क्या होता है, बच्चे पढ़ने भी आते हैं तो एक तो पहली बात उनका मन नहीं लगता, और वो कैसे जैसे एडमिशन ले लेते हैं तो बीच में ही वो अपनी एजुकेशन छोड़ देते हैं। 6 से 14 वर्ष आयु के सभी स्कूली बच्चों को वर्ष 2010 तक प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने की दिशा में एक कदम उठाया गया। उसे हमने क्या नाम दिया है, सर्व शिक्षा अभियान। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को 2010 तक संपूर्ण प्राथमिक शिक्षा प्रदान कर दी जाए। इस कार्यक्रम का नाम क्या था, सर्व शिक्षा अभियान। राज्यों, स्थानीय सरकारों और प्राथमिक शिक्षा सार्वभौमिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समुदाय की सहभागिता के साथ केंद्रीय सरकार भी पहल कर रही है। इसके साथ ही प्राथमिक शिक्षा में नामांकन बढ़ाने के लिए, नामांकन का मतलब क्या होता है कि बच्चे आए स्कूल में और उनका रजिस्टर में नाम हो और उनका छात्र के रूप में नामांकन हो। तो इस क्रिया को बढ़ाने के लिए, शिक्षा में नामांकन बढ़ाने के लिए कौन कौन से पाठ्यक्रम स्टार्ट किए गए, 2 प्रोग्राम स्टार्ट किए गए। पहला प्रोग्राम सेतु पाठ्यक्रम, दूसरा प्रोग्राम का नाम क्या है, स्कूल लोटो शिविर। ये 2 प्रोग्राम स्कूल में बच्चों की संख्या बढ़ाने के लिए प्रारंभ किए गए भारत सरकार के द्वारा। कक्षा में बच्चों की उपस्थिति को बढ़ावा देने के लिए और बच्चों में संतुलित जो पोषण है उसकी स्थिति को सुधारने के लिए दोपहर के भोजन की व्यवस्था की गई। दोपहर के भोजन की व्यवस्था मतलब मिड डे मील। बच्चे, कुछ जो गरीब बच्चे होते हैं या छोटे बच्चे खाने को लेकर अक्सर लालायित रहते हैं, तो उस खाने के लालच में वो स्कूल आ जाए, ऐसा सोचकर भारत सरकार ने मिड डे मील योजना प्रारंभ की। और इससे सरकार के 2 कदम सफल हुए। पहला कि बच्चे स्कूल आने लगे, दूसरा कि उनको संपूर्ण भोजन, संतुलित पोषण मिलने से उन्हें जो कई प्रकार की बीमारियां होती हैं वो नहीं होती और उनका स्वास्थ्य अच्छा हो जाता है। 12वीं पंचवर्षीय योजना में उच्च शिक्षा में 18 से 23 वर्ष आयु वर्ग के नामांकन में 25.2% की वृद्धि हुई। देखिए 18 से 23 वर्ष के जो बालक बालिकाएं हैं उनके नामांकन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, 12वीं पंचवर्षीय योजना में 25.2% ज्यादा एडमिशन हुए और 2017-18 तक, एवं 30% 2020-21 तक करने का लक्ष्य रखा गया था। यह विश्व औसतन 26% से मिलती जुलती है। विश्व में लगभग 26% की स्पीड है नामांकन की, तो भारत की भी लगभग उतनी स्पीड आ चुकी है। अब हमारे देश में भी बच्चे पढ़ने लिखने लगे हैं भारत सरकार के प्रयासों के द्वारा। यह रणनीति पहुंच में वृद्धि, गुणवत्ता, राज्यों के लिए विशेष पाठ्यक्रम में परिवर्तन को स्वीकार करना, व्यवसायीकरण तथा सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग का जाल बिछाने पर केंद्रित है। योजना दूरस्थ शिक्षा। दूरस्थ शिक्षा क्या होती है बच्चों, डिस्टेंस एजुकेशन, कि आप स्कूल नहीं जाएं, कॉलेज नहीं जाएं और घर बैठे आप अपनी पढ़ाई करते रहें, उसे हम दूरस्थ शिक्षा कहते हैं। औपचारिक, अनौपचारिक, दूरस्थ संचार प्रौद्योगिकी शिक्षा देने वाले शिक्षण संस्थानों के अभिसरण का भी केंद्र है। भारत सरकार ने कई प्रकार के स्कूल स्थापित किए हैं डिस्टेंस एजुकेशन के लिए। औपचारिक शिक्षा जो हम लेते हैं अपने स्कूल में नियमित रूप से, ठीक है। पिछले 50 वर्षों में विशेष क्षेत्रों में उच्च शिक्षा देने वाले शिक्षण संस्थानों और महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों की संख्या में भी वृद्धि हुई है। अब हम देखते हैं इस तालिका को। आप देखेंगे इस तालिका में तो 1950-51 में भारत में कॉलेज कितने थे, 750, और 2016-17 में कॉलेजों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है, 42,338 कॉलेजों की संख्या हो गई है। इसका मतलब देखिए आप कितने गुना हमारे देश में कॉलेज बढ़ गए हैं। ऐसे ही विश्वविद्यालय अगर देखें तो 1950-51 में कितने थे, 30 थे यूनिवर्सिटी, और अब कितनी हो गई यूनिवर्सिटी देश में, 795, है ना। ऐसे ही विद्यार्थियों की संख्या भी भारत में 2,63,000 थी 1950-51 में,
ये देखो 1950-51, ठीक है, 2,63,000 थी और अब कितनी हो गई है, 2,94,27,158 हो गई है, ठीक है। शिक्षक, यूनिवर्सिटी और कॉलेज कितने हो गए, देश में शिक्षकों को पढ़ाने के लिए कितनी यूनिवर्सिटी और कॉलेज हैं, पहले 24,000 थे, बीएड कॉलेज, एमएड कॉलेज, और ये अब कितने हो गए, 14,70,190। तो आप देख सकते हैं शिक्षा के क्षेत्र में भारत ने बहुत आगे विकास किया है। हालांकि जनसंख्या बहुत तेज गति से आगे बढ़ी है, जिस कारण भारत के प्रयास थोड़े से पीछे रह गए हैं, वरना सभी सरकारों ने अपना अच्छा प्रयास किया है। अब हम आगे बढ़ते हैं तो देखिए स्वास्थ्य आता है अगला हमारा पॉइंट, मानव पूंजी निर्माण के घटक का। फर्म का उद्देश्य लाभ अधिकतम करना होता है। कोई भी कंपनी जो होती है या फैक्ट्री होती है वो क्यों स्थापित होती है, लाभ कमाने के लिए। इसलिए किसी भी कंपनी या फैक्ट्री का उद्देश्य लाभ अधिकतम करना होता है। अब आप ही सोचिए, क्या कोई फर्म ऐसे व्यक्ति को रोजगार देगी जिसका खराब स्वास्थ्य है, जो स्वस्थ नहीं है? क्यों देगी? अगर वो अस्वस्थ व्यक्ति को काम पे रखती है तो उसका प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसलिए कभी भी फर्में या कंपनियां अस्वस्थ व्यक्ति को काम पे नहीं रखती है। इसलिए हमें अपने स्वास्थ्य का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य उसे अपनी क्षमता को प्राप्त करने और बीमारियों से लड़ने की ताकत देता है। ऐसा कोई भी अस्वस्थ स्त्री पुरुष संगठन के समग्र विकास में अपना योगदान देता है। वास्तव में स्वास्थ्य अपना कल्याण करने का एक अपरिहार्य आधार है। यानी कि अगर हम स्वस्थ होंगे तभी हम हमारा जीवन स्तर अच्छा कर पाएंगे, अपना विकास कर पाएंगे। इसलिए जनसंख्या की स्वास्थ्य स्थिति को सुधारना किसी भी देश की प्राथमिकता होती है। और इसी कारण से आपने देखा होगा भारत सरकार और विभिन्न राज्य सरकारों के द्वारा जनता के स्वास्थ्य को लेकर कई प्रकार की योजनाएं चालू की गई है, जिसमें आयुष्मान भारत योजना है और भी कई प्रकार की योजनाएं हैं जिसमें स्वास्थ्य की जो सुविधाएं हैं उन्हें प्रदान किया जाता है। अभी जैसे कोरोना काल चल रहा है, कोरोना काल में भारत सरकार के द्वारा जो कोरोना बीमारी का इलाज का संपूर्ण खर्चा गरीबों का उठाया जा रहा है। जो व्यक्ति अपने स्तर पर कराना चाहता है प्राइवेट हॉस्पिटल में वो अपना खर्चा करे, अदरवाइज भारत सरकार संपूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं का खर्चा स्वयं कर रही है। तो इससे पता चलता है कि हमारी भारत सरकार देश के नागरिकों के प्रति, स्वास्थ्य के प्रति कितनी चिंतित है और उसे हमारा कितना ध्यान है। ठीक है। अब इन उपायों के परिणाम स्वरूप जीवन प्रत्याशा भारत में 2014 में जो 68.3% बढ़ गई है। अब हमारी जीवन प्रत्याशा कितनी हो गई है 2014 के अनुसार 68.3%, यानी कि सरकार के आंकड़ों के मुताबिक भारत में जन्म लेने वाला प्रत्येक व्यक्ति अगर किसी एक्सीडेंट से या किसी असामयिक मृत्यु नहीं मरता है तो लगभग वो 68.3 वर्ष तक जिंदा रहेगा। शिशु मृत्यु दर भी 1951 के 147 से घटकर अब 2016 में कितनी हो गई है 34। 1951 में 147 बच्चे मरते थे हर साल। अभी मैं बताऊंगा शिशु मृत्यु दर क्या होती है, जबकि 2016 में कितनी 34 ही मरते हैं। तो इसका मतलब शिशुओं की देखभाल करने में भी भारत सरकार ने अपनी पहल की है और जो मातृत्व देखभाल है उस पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। इस अवधि में अशोधित जन्म दर गिरकर 20.4 से कितने पे आ गई है 6.4। मृत्यु दर भी घट गई है और जन्म दर भी घट गई है। अब हम देखते हैं ये क्या होता है। ये देखिए, यहां देखेंगे आप, शिशु मृत्यु दर से अभिप्राय 1 वर्ष से कम आयु के शिशु की मृत्यु से, अर्थात जितने बच्चे जन्म लिए उनमें से 1 वर्ष पहले होने से पहले ही कितने बच्चे मर जाते हैं उसकी दर को शिशु मृत्यु दर कहते हैं। फिर है जन्म दर। जन्म दर से अभिप्राय है एक विशेष अवधि में प्रति 1000 व्यक्तियों पर कितने शिशुओं ने जन्म लिया है उसकी दर को हम जन्म दर कहते हैं। कितने बच्चों ने जन्म लिया 1000 स्त्री पुरुष पर। ठीक है। फिर है मृत्यु दर। एक विशेष अवधि में 1000 जो व्यक्ति हैं उनमें से कितने लोग मर गए हैं उसे हम क्या कहते हैं मृत्यु दर। तो मृत्यु दर मृत्यु से संबंधित आंकड़े बताती है, जन्म दर जन्म से संबंधित आंकड़े बताती है और शिशु मृत्यु दर केवल शिशुओं की मृत्यु दर के आंकड़े बताती है। अब हम देखते हैं यहाँ स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास कैसे हुआ है भारत में। ये 2013 वर्ष है और अब ये 2017 वर्ष है। आप देख सकते हैं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और उपकेंद्र जो 1,81,139 थे 2013 में, अब वो कितने हो गए 1,87,505। इसका मतलब हमारे देश में
4 सालों में ही बहुत तेज गति के साथ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बढ़े। औषधालय और अस्पताल कितने थे? 29,274 थे 2013 में, और अभी देखिए कितने हो गए? 31,641। इसका मतलब है चिकित्सा सुविधाओं का अच्छा विकास किया जा रहा है। सरकारी जो हॉस्पिटल है उनमें बिस्तर की संख्या कितनी थी? 6,28,708 व्यक्ति एक साथ भर्ती हो सकते थे, अब 7,07,761 इसकी संख्या हो गई है। भारतीय चिकित्सा परिषद में पंजीकृत जो डॉक्टर हैं वो पहले 45,106 थे, और अब भारतीय चिकित्सा परिषद में पंजीकृत डॉक्टरों की संख्या कितनी हो गई है? 17,982। नर्सिंग कर्मी कितने हैं? ANM, RN और RM, LHV ये सब मिलाकर पहले 23,000 थे, 23,44,241 थे, और अब 28,78,182 हो गए हैं। यहां आपको दिख रहा होगा भारतीय चिकित्सा परिषद में पंजीकृत डॉक्टर, ये केवल पंजीकृत डॉक्टर है। आप ये न समझिएगा कि 2013 में 45,000 डॉक्टर थे और अब 17,000, इतने कम डॉक्टर नहीं है, ये प्राइवेट सेक्टर के लोग नहीं है इसमें, ये भारत सरकार के आंकड़े हैं बस। ठीक है, अब हम आगे बढ़े इसमें, तो आगे बढ़ते हैं। तो भारत में अनेक स्थान ऐसे हैं जहां आज भी मौलिक सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। भारत में कुल 381 मेडिकल कॉलेज हैं और 301 डेंटल कॉलेज है, दांतों का कॉलेज। केवल 4 राज्य जैसे आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में कुल राज्यों से अधिक मेडिकल है। यानी कि भारत में सबसे ज्यादा स्वास्थ्य सेवाएं कहाँ हैं? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में सबसे अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं हैं। अब हम अगला पॉइंट आता है, बेरोजगारी क्या है? बेरोजगारी देखते हैं। सकल की मां शीला अपने घरेलू कामकाज और बच्चों की देखभाल तथा खेती के काम में अपने पिता बूटा की मदद करती थी, जबकि सकल का भाई जीतू और बहन सीतू अपना समय खेलने और घूमने फिरने में ही गुजारते थे। क्या आप सीतू और जो जीतू है उसको बेरोजगार कह सकते हैं? अब इसका प्रश्न का उत्तर हम देंगे नहीं। इसका कारण क्या है? इसका कारण मैं बताता हूं, आगे चलते हैं। देखिए यहां से इसका कारण पता चलेगा। श्रम बल क्या होता है? जनसंख्या में वे लोग शामिल किए जाते हैं जिनकी 15 से 59 वर्ष की आयु है। केवल उन्हीं व्यक्तियों को श्रम बल माना जाता है जिनकी आयु 15 से 59 वर्ष है। अर्थात जो बच्चे हैं या जो बूढ़े हैं जो 15 से 59 वर्ष की आयु वर्ग में नहीं आते हैं, वो लोग अगर काम मांगते भी हैं और वो कहें कि हम बेरोजगार हैं तो उन्हें बेरोजगार नहीं माना जाता है। केवल 15 से 59 वर्ष की आयु के वे व्यक्ति जो प्रचलित मजदूरी दर पर काम करने को तैयार है और उन्हें काम नहीं मिलता है तो उसे हम बेरोजगारी कहेंगे। अन्य व्यक्तियों को अगर बेरोजगार नहीं मिलता है तो उसे बेरोजगारी में नहीं माना जाता है। मान लीजिए 2 साल का बच्चा है, वो कहे मुझे तो रोजगार दो वरना मुझे बेरोजगार मानो, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, सकल के भाई बहन इसी आयु वर्ग में नहीं आते थे, इसीलिए उन्हें हम बेरोजगार नहीं कह सकते। सकल की मां शीला परिवार के लिए काम करती थी, वह अपने घर से बाहर जाकर पारिश्रमिक के लिए काम करने की इच्छुक नहीं थी, इसलिए हम उसे भी बेरोजगार नहीं मानेंगे, क्योंकि वो अपनी इच्छा से ही अपने घर में काम करती थी, बाहर नहीं जाना चाहती थी, उसे भी बेरोजगार हम नहीं कहेंगे। सकल के दादा दादी, नाना नानी, इनका वर्णन भले ही नहीं हो लेकिन वो भी बेरोजगार नहीं कहे जाएंगे क्योंकि उनकी आयु भी 59 वर्ष से अधिक होगी। तो इसलिए 59 वर्ष से कम और 15 वर्ष से अधिक लोग, उन्हीं को हम रोजगार के योग्य मानते हैं। अब भारत के संदर्भ में ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में बेरोजगारी होती है। यहाँ हम बेरोजगारी के कई प्रकार पढ़ने वाले हैं, देखते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में मौसमी और प्रचंड बेरोजगारी पाई जाती है ज्यादातर, और शहरी क्षेत्रों में या नगरीय क्षेत्रों में शिक्षित बेरोजगारी ज्यादातर देखने को मिलती है। अब हम आगे बढ़ते हैं। मौसमी बेरोजगारी क्या होती है? मौसमी बेरोजगारी तब उत्पन्न होती है जब लोग वर्ष के कुछ महीनों में रोजगार प्राप्त करते हैं। कृषि पर आश्रित लोग आमतौर पर इस समस्या से जूझते हैं। वर्ष में कुछ व्यस्त मौसम होते हैं, जैसे बुआई का मौसम, कटाई का मौसम, निराई का और गहाई का। इन दिनों में तो लोगों को काम मिल जाता है, बाकी समय वो क्या रहते हैं? बेरोजगार। तो इसे मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। अगर इसको मैं सरल शब्दों में समझाऊं तो आपने देखा होगा गर्मियों में कुल्फी वाला, आइसक्रीम वाला आता है, फिर सर्दियों में दिखाई नहीं देता। ऐसे ही बरसात में भुट्टे वाले आते हैं, फिर वो सर्दी में, गर्मी में दिखाई नहीं देते। ऐसे ही आपने कई देखा होगा गन्ने का जूस निकालने वाला कई लोग होते हैं, तो वो क्या होते हैं? मूंगफली वाला सर्दी में आता है, गर्मी में नहीं दिखता। तो ये क्या होते हैं? विशेष मौसम में तो इनको रोजगार मिलता है
और फिर वो मौसम चल जाता है तो ये फिर से बेरोजगार हो जाते हैं। तो ऐसी बेरोजगारी जो किसी मौसम विशेष में रोजगार मिले और अन्य मौसमों में रोजगार नहीं मिले तो उसे हम मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। किसान के यहाँ जो होते हैं श्रमिक, वो बुआई, कटाई, निराई और गहाई में तो काम मिल जाता है, बाकी जब फसल उगती है और उगने से लेकर कटाई के बीच में जो समय होता है उस दौरान वो बेरोजगार रहते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे? मौसमी बेरोजगारी। अब आता है प्रच्छन्न बेरोजगारी। प्रच्छन्न बेरोजगारी के अंतर्गत लोग नियोजित प्रतीत होते हैं, अर्थात उनको काम मिला हुआ होता है, लगता है कि वो रोजगार कर रहे हैं, काम मिला हुआ है, लेकिन वास्तव में उनका उत्पादन में योगदान नहीं होता है। ऐसा प्राय कृषिगत क्षेत्रों में परिजनों के द्वारा होता है। किसी काम में 5 लोगों की आवश्यकता हो लेकिन उसमें 8 लोग लगे हों, तो इनमें जो ये 3 लोग अतिरिक्त होंगे उनका उस उत्पादन में कोई योगदान नहीं है। अगर इनको खेत से हटा भी दें तो उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इन तीनों द्वारा किया गया अंशदान 5 लोगों द्वारा किए गए अंशदान में कोई बढ़ोतरी नहीं करेगा, इसलिए हम इन्हें क्या कहेंगे? प्रच्छन्न बेरोजगार। अब सरल भाषा में समझाऊं तो सरल भाषा में यह है प्रच्छन्न बेरोजगारी, जब किसी व्यक्ति का उत्पादन में योगदान 0 हो, 0 हो, तो उसे हम प्रच्छन्न बेरोजगार कहेंगे। जैसे मान लीजिए 10 लोग मिलकर अगर 10 किलो अनाज उत्पादन करते हैं और फिर 2 लोग और शहर से आ गए, मामा और चाचा जी, और वो भी उसी खेत में काम करने लग गए और 12 लोग मिलकर भी 10 किलो ही अनाज उत्पादन कर रहे हैं। पहले 10 लोग थे, वो भी 10 किलो अनाज उत्पादन कर रहे थे, अब 12 लोग हो गए, वो भी 10 किलो अनाज उत्पादन कर रहे हैं। इसका मतलब वो शहर से जो 2 व्यक्ति आए खेत में काम करने के लिए, उनका उत्पादन में कोई योगदान नहीं है। तो ऐसे व्यक्तियों को हम क्या कहेंगे? प्रच्छन्न बेरोजगार, और इन्हें छिपे हुए बेरोजगार भी कहते हैं। शहरी क्षेत्रों में शिक्षित बेरोजगारी ज्यादा दिखती है। शिक्षित बेरोजगारी क्या होती है? जब व्यक्ति को शिक्षा के स्तर के अनुसार रोजगार नहीं मिले तो उसे हम शिक्षित बेरोजगारी कहते हैं। इसका मतलब हुआ, अगर डॉक्टर को आप मजदूर बना दो और बोलो कि आपको रोजगार दे दिया है, अब आप बेरोजगार नहीं हो, तो वो गलत है, क्योंकि डॉक्टर ने अपनी पढ़ाई डॉक्टर लेवल की है, तो उसे डॉक्टर लेवल का ही रोजगार मिलेगा, तब वो रोजगार में माना जाएगा, अन्यथा वो बेरोजगार माना जाएगा। मैट्रिक, स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्रीधारी अनेक युवक भारत में रोजगार पाने में असमर्थ हैं। आप भी देखते होंगे बहुत सारे बीएड करे हुए हैं, बीए करे हुए हैं, बहुत सारी, एक फॉर्म निकलता है, 10 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, तो वो हमारे यहाँ शिक्षित बेरोजगारी को दिखाता है। एक अध्ययन में यह बात सामने आई है कि मैट्रिक की तुलना में स्नातक और स्नातकोत्तर जो युवकों में बेरोजगारी ज्यादा है। क्यों? क्योंकि पढ़े लिखे लोग छोटा मोटा काम करना नहीं चाहते और बड़ा काम करने के लिए जॉब होती नहीं इतनी। ठीक है, एक विरोधाभासी जनशक्ति स्थिति सामने आ जाती है इसी कारण से। कुछ विशेष श्रेणियों में जनशक्ति के आधिक्य के साथ ही कुछ अन्य श्रेणियों में जनशक्ति की कमी भी देखने को मिलती है। जहां एक और टेक्निकल नॉलेज वाले लोग कम होते हैं, वहीं दूसरी तरफ जो अकुशल लोग हैं उनकी भरमार ज्यादा है। हमारे यहाँ देश में परंपरागत शिक्षा चली आ रही है अभी भी, जिसमें हम बीए करते हैं, एमए करते हैं, बीएससी करते हैं, सिंपल सा प्रोफेशनल जो एजुकेशन है, व्यावसायिक जो शिक्षा है, वो अभी भी हमारे देश में नहीं है, जिस कारण से लोग अभी भी सरकारी नौकरी की तरफ ही अपना ध्यान आकर्षित करते रहते हैं। बेरोजगारी से जनशक्ति संसाधन की बर्बादी होती है। जाहिर बात है, जो जनशक्ति है, जो जनता है, जो पॉपुलेशन है, उस संसाधन की बर्बादी होती है अगर उन्हें रोजगार नहीं मिलता है। तो युवकों में निराशा भी फैलती है, हताशा की भावना भी फैलती है। लोगों के पास अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए पर्याप्त मुद्रा भी नहीं होती कि कैसे घर चलाए। शिक्षित लोगों के साथ जो कार्य करने के इच्छुक हैं, उन्हें सार्थक रोजगार प्राप्त करने में समर्थ भी नहीं होते। ठीक है, तो ये एक तरह से क्या है? सामाजिक अपव्यय, अर्थात जनसंख्या का हम उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, जिससे हमारी जनसंख्या बर्बाद हो रही है, हम उसे उत्पादन कार्य में नहीं लगा पा रहे। बेरोजगारी से आर्थिक बोझ में वृद्धि होती है, देश पर भी बोझ होती है बेरोजगारी। कार्यरत जनसंख्या पर बेरोजगारी की निर्भरता बढ़ती चली जाती है। किसी व्यक्ति और साथ ही साथ समाज के जीवन की गुणवत्ता पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। जब किसी परिवार को मात्र जीवन निर्वाह स्तर पर रहना पड़े तो उसके स्वास्थ्य स्तर में एक गिरावट आ जाती है और वो स्कूल प्रणाली से अलगाव में वृद्धि करती है। जब कोई परिवार केवल जीवन निर्वाह स्तर पर ही काम कर रहा है, अर्थात केवल अपनी आवश्यकता की जो वस्तुएं हैं, जो डेली के लिए हैं, वही जुटा पाता है, तो वो शिक्षा से भी क्या करता है? अपना मुंह मोड़ लेता है। इसलिए किसी अर्थव्यवस्था के समग्र विकास में
बेरोजगारी का बहुत गंदा प्रभाव पड़ता है, इसलिए बेरोजगारी को दूर करने का प्रयास हमें हमेशा करना चाहिए। बेरोजगारी में वृद्धि मंदीग्रस्त अर्थव्यवस्था का भी सूचक है। मंदीग्रस्त अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है कि जब देश में उत्पादन की मांग नहीं बढ़ रही हो, खरीदने वाले लोग नहीं हो, तो उसे हम मंदीग्रस्त अर्थव्यवस्था कहते हैं। यह संसाधनों की बर्बादी करता है जिन्हें उपयोगी ढंग से हम नियोजित कर सकते थे। अब आगे बढ़ते हैं। सांख्यिकी रूप से भारत में बेरोजगारी की दर निम्न है, अर्थात बेरोजगारी की दर भारत में क्या है, कम है आंकड़ों में। बड़ी संख्या में निम्न आय और निम्न उत्पादक वाले लोगों की गिनती नियोजित लोगों में ही की जाती है। जो हमारे देश में कम उत्पादन करते हैं उनको भी हम रोजगार वाला ही मानते हैं। वे पूरे वर्ष काम करते हुए प्रतीत होते हैं, लेकिन उनकी क्षमता और आय के हिसाब से उनके लिए पर्याप्त नहीं होता। वो काम तो करते हैं लेकिन उनके पास आय इतनी कम होती है कि वो अपना जीवन आगे नहीं बढ़ा पाते, अपना जीवन स्तर उठा नहीं पाते। वे काम तो करते हैं लेकिन ये काम उन पर थोपे हुए होते हैं, उन्हें अपनी इच्छा अनुसार काम नहीं मिलता और योग्यता के अनुसार काम नहीं मिलता, इसलिए शायद वे अपनी पसंद का कोई अन्य काम करना पसंद कर सकते हैं। गरीब लोग बेकार नहीं बैठ सकते, वे किसी भी काम में जुड़ जाना चाहते हैं, चाहे उससे कितनी भी कमाई हो, कम हो या ज्यादा हो, लेकिन उनको काम करना पड़ेगा, तभी उनका घर चलेगा। इसके अतिरिक्त प्राथमिक क्षेत्र में स्वरोजगार एक विशेषता है। प्राथमिक क्षेत्र में ज्यादातर लोग क्या करते हैं, स्वरोजगार, वो दूसरे के यहाँ काम नहीं करते बल्कि अपने ही घर पर काम करते हैं, अपने ही खेत में। यद्यपि सभी लोगों की आवश्यकता नहीं होती है, फिर भी पूरा परिवार खेतों में काम करता है, जिसके कारण कुछ लोग छिपे हुए बेरोजगार भी होते हैं। इस तरह कृषि क्षेत्र में कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है, छिपी हुई बेरोजगारी या प्रचंड बेरोजगारी। लेकिन जो भी उत्पादन होता है उसमें परिवार की पूरी हिस्सेदारी होती है। जो भी एक खेत में उत्पादन होगा वो सारा परिवार मिल बैठकर खाता है। खेत के काम में साझेदारी और उत्पादित फसल में हिस्सेदारी की धारणा ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी की कठिनाइयों में कमी लाती है, लेकिन इससे परिवार की गरीबी कम नहीं होती। क्यों? क्योंकि खेत तो एक ही है, जनसंख्या बढ़ती जा रही है, उसी एक खेत पर दबाव बढ़ता जा रहा है, तो प्रोडक्शन उतना ही हो रहा है, तो धीरे धीरे क्या गरीबी और बढ़ती जाएगी, बल्कि कम नहीं होगी। अब देखते हैं हम उपरोक्त तीनों क्षेत्रों में रोजगार के परिदृश्य की हम चर्चा करते हैं। कृषि क्षेत्र का सबसे अधिक अवशोषण करने वाला अर्थव्यवस्था का क्षेत्र कृषि है। हमारे देश में जो सबसे बड़ा क्षेत्र है रोजगार देने के मामले में वो कौन है, कृषि क्षेत्र या प्राथमिक क्षेत्र भारत में सबसे ज्यादा रोजगार प्रदान करता है। पिछले वर्षों में पूर्व चर्चित प्रचंड बेरोजगारी के कारण कृषि पर जनसंख्या की निर्भरता में कुछ कमी आई है। लोग अब कृषि क्षेत्र में कम काम करने लगे हैं। कृषि क्षेत्र में जो प्रचंड बेरोजगार लोग थे वो अब दूसरे क्षेत्रों में जाने लगे हैं। कृषि अधिशेष श्रम का कुछ भाग द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में चला गया है। कृषि अधिशेष श्रम का मतलब क्या हुआ कि कृषि क्षेत्र में जो प्रचंड बेरोजगार लोग लगे हुए थे, आवश्यकता से अधिक जो लोग काम कर रहे थे, वो अब कहाँ चले गए हैं काम करने के लिए, द्वितीयक क्षेत्र में और तृतीयक क्षेत्र में। द्वितीयक क्षेत्र में छोटे पैमाने पर होने वाले विनिर्माण में श्रम का सबसे अधिक अभिशोषण होता है, सबसे ज्यादा शोषण होता है। तृतीयक क्षेत्र में जैविक प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी और ऐसी ही कई अन्य सेवाएं आ चुकी है, जिससे ये रोजगार की दृष्टि से बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहा है ये। ठीक है, अब हम आगे आते हैं। अब इस एक गांव की कहानी को हम देखेंगे। अब हम देखते हैं एक गांव की कहानी। एक गांव था जिसमें अनेक परिवार रहते थे। प्रत्येक परिवार इतना उपजा लेता था कि जिससे उसके सदस्य खा पी सके। हमारे भी गांव में क्या होता है, एक खेत होता है, हम सारे मिल बैठकर उसमें प्रोडक्शन करते हैं और उससे हमारा घर खर्च चल जाता है। परिवार के सदस्य अपने कपड़े बुनते थे और अपने बच्चों को पढ़ा लेते थे। इस तरह प्रत्येक परिवार अपनी आवश्यकता की पूर्ति स्वयं कर लेता था। इनमें से एक परिवार ने अपने एक बेटे को कृषि महाविद्यालय, जहां पर केवल कृषि का ही अध्ययन करवाया जाता है, भेजने का फैसला कर लिया। लड़के को निकट के एक कृषि महाविद्यालय एग्रीकल्चर कॉलेज में प्रवेश दिला दिया गया। कुछ समय पश्चात वह कृषि इंजीनियरिंग की योग्यता प्राप्त कर ली उसने और वो गांव लौटा है। पढ़ लिख कर उसने कृषि की डिग्री प्राप्त कर ली। कृषि के संबंध में वो इंजीनियरिंग करना सीख गया और वो गांव आ गया। वह इतना सृजनात्मक निकला कि उसने एक उन्नत किस्म के हल का नमूना तैयार कर दिया, जिससे कि गेहूं की उपज में वृद्धि हो गई। अब चूंकि इंजीनियर था, पढ़ा लिखा था, तो उसने गांव की समस्या को समझा और एक हल बनाया जिससे कैसे उत्पादन में वृद्धि हो सकती है।
इस तरह गांव में एग्रो इंजीनियरिंग का एक नया काम सर्जित हो गया। एग्रो इंजीनियरिंग कृषि से संबंधित व्यवसाय, और वहीं उसकी पूर्ति हुई। गांव के उस परिवार ने अपनी अधिशेष फसल निकट के गांव में बेच दी। अब जैसे प्रोडक्शन बढ़ गया उस परिवार का, तो उसने क्या किया, उस प्रोडक्शन को कहां बेचना चालू कर दिया, अपने निकटवर्ती गांव में बेचना चालू कर दिया। उन्हें इससे अच्छा लाभ मिला, जिससे उन्होंने आपस में बांट लिया। और इस सफलता से प्रेरित होकर कुछ समय पश्चात गांव के सभी परिवारों ने एक बैठक की और वे अपने बच्चों के लिए बेहतर भविष्य चाह रहे थे। उन्होंने पंचायत से गांव में एक स्कूल खोलने का निवेदन किया, अनुरोध किया। उन्होंने पंचायत को विश्वास दिलाया कि वे सभी अपने बच्चों को स्कूल में भेजेंगे, और पंचायत ने सरकार की मदद से इस गांव में स्कूल खोल दिया। निकट के कस्बे से भी एक शिक्षक की नियुक्ति कर दी गई। इस गांव के सभी बच्चे अब स्कूल जाने लगे। कुछ समय पश्चात गांव के एक परिवार ने अपनी एक लड़की को सिलाई मशीन का प्रशिक्षण दिलाया, और वह अब गांव के सभी लोगों के लिए कपड़े सिलने लगी, क्योंकि अब सभी लोग अच्छे ढंग से सिले कपड़े पहनना चाहते थे। इस तरह दर्जी का एक नया काम उस गांव में सर्जित हो गया। तो देखो, पहले एग्रो इंजीनियरिंग का काम सर्जित हुआ, अब दर्जी का काम सर्जित हो गया उस गांव में, तो यानी कि व्यवसाय बढ़ गया उस गांव में। इसका एक और सकारात्मक प्रभाव हुआ। किसानों को कपड़े खरीदने के लिए अब दूर जाने में जो समय लगता था और जो किराया लगता था वो नहीं लगता, क्योंकि उनको अब गांव में ही कपड़े वगैरह सब मिल जाते थे। किसान खेतों में अधिक समय काम करने लगे, और इससे उत्पादन उनका बढ़ गया, और इससे उनकी समृद्धि भी बढ़ गई। किसानों के पास उपभोग से अधिक वस्तुएं थी, अर्थात उनके पास उत्पादन अब ज्यादा होने लगा, जिससे वो अपना घर का खर्च तो चलाते थे, साथ में क्या करते, जो ज्यादा उत्पादन होता उसे पास के गांव में बेच देते और उस बाजार में बेच देते, जिससे उनको आय प्राप्त होती और उससे उनका जीवन क्या हो गया, खुशहाल हो गया। समय के साथ वह गांव जहां प्रारंभ में किसी भी नए औपचारिक रूप से कोई अवसर नहीं था, वहां अब शिक्षक भी रहने लग गए, दर्जी भी हो गए, एग्रो इंजीनियरिंग भी हो गए, और अन्य तरह के कई प्रकार के व्यवसाय प्रारंभ हो गए। इस तरह से इस गांव ने अपनी तरक्की की। तो बच्चों, ये हमारा चैप्टर खत्म हो गया है। इस चैप्टर के कुछ अभ्यास प्रश्न हैं, आप इन्हें जरूर करें और इन्हें समझने का प्रयास करें। और मैं बार बार कहता हूं, आप नोट्स बनाना ना भूलें। नोट्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, नोट्स के द्वारा ही हम आगे बढ़ सकते हैं। तो ये था हमारा चैप्टर संसाधन के रूप में लोग। अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक एवं शेयर जरूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।